हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज का क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संसदीय लोकतंत्र वह है जहां आपके कथन दे रखे हैं, जन सहभागिता एवं सम्भ्रात वर्ग के शासन के बीच संतुलन होता है। तो हमारा ये सही हो जाएगा। सरकार जनता के प्रति नहीं बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होती है। ये भी हमारा कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि वह अपने प्रतिनिधियों जब तक रहते तभी तक सरकार चलती है, नहीं तो सरकार गिर जाती है। और हमारा कथन तीसरा हो जाता है कि संसदों को अपने निर्वाचकों की ओर से विचार एवं कार्य करने का उत्तरदायी प्रायोजित किया जाता है। तो ये भी हमारा सही हो जाता है। तो कथन तीनों ही हमारे बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेसिडेंशियल स्वरूप की सरकार की विशेषताएं हैं। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं। राष्ट्रपति विधायी निकाय का हिस्सा नहीं होता, तो यही हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। दूसरा कथन देख लेते हैं, यह विधायी और कार्यपालिका के कृत्यों का पृथक नहीं करता, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, राष्ट्रपति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन करता है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति की पदावधि विधानमंडल पर निर्भर करती है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान के निम्नलिखित कार्यों के संबंध में संविधान के निम्नलिखित कार्यों के संबंध में विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है कि बुनियादी नियमों का समूह उपलब्ध कराना, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। नागरिक के अधिकारों को नियंत्रण के संदर्भ में दिशा निर्देश, ये भी हमारा कथन सही है। कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करना, ये भी हमारा कथन बिल्कुल सही हो जाता है। न्यायपूर्ण समाज की सुनिश्चित करना, ये भी हमारा संविधान के अंतर्गत आता है, कार्यों के अंतर्गत। कुछ सुनिश्चित करना कि सत्ता में अच्छे लोग आए, तो ये हमारे संविधान के कार्यों के संबंध में मेल नहीं खाता। तो चूंकि यहाँ पे गलत पूछ रहा है, तो हमारा यहाँ पे केवल 5 जो हो जाएगा वो गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। तो पीटर्स इंडिया एक्ट 1784, ये तो गलत है। 1781 का संशोधन अधिनियम जो आया था, 1781 का संशोधन अधिनियम, इसी के द्वारा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का पृथक्करण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया था। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाता है, 2 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, 1793 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम और 1853 का चार्टर अधिनियम। तो यहाँ पे चाय का एकाधिकार, यहाँ पे पहले जब 1813 में जो हुआ था उसमें चाय का एकाधिकार वो बनाए रखा था, लेकिन 1833 में चाय के अधिकार के साथ साथ यह अब पूरा एकाधिकार ही इसका समाप्त हो गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 1833 का चार्टर अधिनियम द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही पूछ रहा है। ठीक है, कथन एक कह रहा है कि इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की शासी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को सम्मिलित कर लोकप्रियता को एक पोत डाला। तो ये भी हमारा बिल्कुल कथन सही हो जाता है। इसमें गैर सरकारी सदस्यों को सम्मिलित किया गया था 1861 में। और दूसरा कथन कहता है कि सदस्यों के नाम निर्देशित किया जाता था तथा उनके कार्यों को अनन्य रूप से उन विधायी प्रस्तावों के विचार तक सीमित कर दिया था जो गवर्नर जनरल द्वारा समक्ष रखे जाते थे। ये भी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अब इसमें तीसरा कथन कह रहा है कि गवर्नर जनरल के पास प्रभावी विधायी शक्ति नहीं थी। तो ये हमारा यहाँ पे गलत हो, उस टाइम भी प्रभावी विधायी शक्ति गवर्नर के पास ही थी, गवर्नर जनरल के पास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा 1 और 2 बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल को कार्यकारिणी परिषद में निश्चित अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों को स्थान मुहैया कराया। यानी
अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्य को उसमें जोड़ा गया। तो इसमें ऑप्शन आपके दे रखे हैं भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1858 या फिर मार्ले मिंटो सुधार 1919। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा इसमें गैर सरकारी सदस्यों को अतिरिक्त सदस्यों को स्थान मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि भारत शासन अधिनियम 1858 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो आपके कथन दे रखे हैं। कथन एक कह रहा है कि ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर संप्रभुता ग्रहण की। तो जैसा कि 1858 का यह अधिनियम के अंतर्गत ही था। और कथन 2 कहता है कि ब्रिटिश संसद ने भारत के शासन के लिए पहला कानून ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष शासन के अधीन ही अधिनियमित किया था। तो ये बिल्कुल सही हो जाता है यहाँ पे। और तीसरा कथन कहता है कि यह अधिनियम देश के प्रशासन में बिना किसी लोकप्रिय सहभागिता वाले निरंकुश साम्राज्य नियंत्रण के सिद्धांत से अधिशासित था। ये भी हमारा यहाँ पे बिल्कुल कथन सही हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हमारा 1, 2 और 3 सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई? तो इसमें से ऑप्शन में से देखिए 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का मार्लो मिंटो सुधार, या फिर 1919 का भारत शासन अधिनियम, या फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो यहाँ पे मार्ले मिंटो सुधार आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई थी? तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, या फिर 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? 1853 का चार्टर अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का उपबंध नहीं था? तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर संसदीय पर्यवेक्षण की शुरुआत की। दूसरा कथन कहता है कि बंगाल की सरकार गवर्नर जनरल एवं 4 सदस्यों के परिषद में निहित थी। तीसरा हमारा कथन कहता है इसने योग्यताओं पर भी सभी प्रतिबंधों को हटाकर कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर में मत की शक्ति में बदल दिया। और चौथा कहता है कि गवर्नर जनरल में निर्णायक मत निहित किया गया। तो हमारा ये भी कथन सही है, ये भी कथन सही, ये भी कथन सही है, और ये हमारा कथन जो है गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो आपके ऑप्शंस हो जाते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत परिषद अधिनियम 1919। तो यहाँ पे आपके सही जवाब हो जाएंगे भारत परिषद अधिनियम 1892। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सरकारी नीतियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा का विधान किया गया? यानी कब से प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सरकारी नीतियों के लिए विधान बनाया गया? तो चार्टर अधिनियम 1813, 53 या फिर 1784 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले 1853 में यह विधान को पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1892 का भारत परिषद अधिनियम इस अर्थ में उचित था? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। कथन एक कह रहा है कि भारतीय नागरिकों को पूर्ण जनतांत्रिक निर्वाचन प्रणाली प्रदान की गई। विधान परिषद, तो ये हमारा बिल्कुल कथन गलत है। दूसरा कहता है कि विधान परिषदों को कार्यकारिणी के ऊपर पूर्ण नियंत्रण था। ये भी गलत है। इसमें से
तत्कालीन परिस्थितियों में उदारवादी निर्वाचक पद्धति स्वीकार करके विधान परिषद के कार्यकारिणी के ऊपर कुछ नियंत्रण, यहाँ पे कुछ नियंत्रण स्वीकार किया गया था। ये हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी, यानी प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई थी? 1892 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा, 1909 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा, 1919 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा, या फिर 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो ये आपके सही जवाब क्या हो जाएंगे? 1919 का भारत सरकार अधिनियम द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1935 में भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? तो अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? ये गवर्नर जनरल को दी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1909 का मार्लो मिंटो सुधार के संदर्भ में विचार कीजिए। इसने भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की थी। ये हमारा कथन बिल्कुल सही हो जाता है। इसने विधान परिषद के सदस्यों को बजट संबंधी प्रस्तावों को स्थानांतरित करने की भी अनुमति दी थी। ये भी हमारा कथन सही हो जाता है। और तीसरा कथन कहता है इसने जमींदारों को के अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया था। ये भी हमारा कथन बिल्कुल सही हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में संवैधानिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है कि भारत परिषद अधिनियम 1909 ने केंद्रीय विधान परिषद के आधिकारिक बहुमत के प्रावधान को समाप्त कर दिया। ये हमारा कथन बिल्कुल गलत है। भारत शासन अधिनियम 1919 में प्रांतों में केंद्रीय नियंत्रण को कम कर दिया। ये हमारा कथन यहाँ पे सही हो जाता है। चलिए केवल 2 जो है यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि भारत सचिव का पद किसके द्वारा बनाया गया था, यानी इनमें से कौन से चार्टर अधिनियम के द्वारा बनाया गया था? तो 1773 या फिर 1853, 1858 या फिर 1861 भारत परिषद अधिनियम द्वारा। तो यहाँ पे सचिव का जो पद है वो क्राउन से जब निकाल के ब्रिटिश क्राउन को दिया गया था, सॉरी ये कंपनी। तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो इस तरह से हमारे 20 क्वेश्चंस पूरे हो गए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं 20 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।